Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is now the Economic Survey Summary for 2022-23, जो कि इकोनॉमिक सर्वे आप सब जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हम जो भी डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में वो सारा कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. और अगर आपने यहाँ की समरी देख ली तो फिर आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ एंड आप उसको मान सकते हैं. इकोनॉमिक सर्वे समरी एंड वील स्टार्ट. द एग्जाम्स मेड सिंपल इज प्रेजेंटिंग टू यू. सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली इट एग्जामाइंस इंडियाज ट्रेजेक्ट्री फॉर ग्रोथ. इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट है जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को डिटरमाइन करता है. फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सपेंशन पे, एग्रीकल्चर पे, फिनेंसेस पे, इंडस्ट्रीज़ में एंड फ्यूचरिस्टिक एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं वो सजेस्ट भी करता है. जैसा कि बहुत पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे याद होगा जिसमें UBI यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम था, वो प्रमोट किया गया था. कौन प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत, वो प्रेजेंट करता है इट इन एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट. हर साल पार्लियामेंट में होता है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको एक बहुत ही इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट के साथ. तो इट इज़ एसेंशियली एन इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड. एक तरीके का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं. Prepared by Chief Economic Advisor in the Finance Ministry, है ना. And it is tabled in the budget session normally a day before the union budget. यूनियन बजट के एक दिन पहले ये प्रेजेंट होता है. एक्सेप्शंस की बात करें तो इन इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट ऑफ द डे प्रेजेंट्स एन इंटरिम बजट लीविंग द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द इकोनॉमिक सर्वे टू द इनकमिंग गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट देन टेबल्स इट इन जुलाई ड्यूरिंग द फुल फ्लेजेड बजट सेशन. तो ये आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं. रिस्ट्रिक्शंस की बात करूँ तो इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू टेबल द इकोनॉमिक सर्वे. ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू टेबल द इकोनॉमिक सर्वे. हाउएवर नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस दैट गवर्नमेंट बेसिकली इसको फॉलो करती है हर साल, है ना. Economic survey discusses the outlooks and challenges of the economy also, and outlook and challenges of the economy are discussed in this and then recommends the measures as well. तो ये measures भी recommend करती है. और बजट जो होता है, आप हालांकि बजट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक दिन बाद प्रेजेंट होता है. ये एस्टिमेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर अ फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला साल है. और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली पिछले साल का ज़्यादा इसमें ब्यौरा रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब हम चैप्टर 1 पे अगर आएँ, चैप्टर 1 आपका था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23 रिकवरी कंप्लीट, यानी कि कोविड के बाद की जो रिकवरी उसको कंप्लीट मानता है इकोनॉमिक सर्वे, है ना. तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे ने जो चैप्टर 1 है उसमें कुछ शॉक्स बताए हैं जिसने वर्ल्ड को बिल्कुल हिला के रख दिया. इकोनॉमिक शॉक्स हैं और ऑब्वियस सी बात है. सबसे पहला पैंडमिक. आप सबको पता है पैंडमिक के कारण कॉन्ट्रैक्शन आया, ग्लोबल आउटपुट घट गया. एंड उसके बाद जस्ट बाद हमने कोविड से निकले भी नहीं थे कि यूक्रेन रशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और पूरा वर्ल्ड एक इन्फ्लेशन के उसमें दौर में चला गया. चीज़ें जहाँ महंगी हो गई, है ना. इसके बाद सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द इकोनॉमीज़, जो कि सबसे पहले फेडरल रिजर्व ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया. ऑब्वियस सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, व्हेनेवर द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, आप सब जानते हैं. तो ये तीसरा एक तरीके से क्राइसिस है, शॉक है जो कि वर्ल्ड फेस कर रहा है, फेडरल रिजर्व का रेट हाइक. देन फ्रेटैलिटीज़ ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी. चाइनीज़ जो सप्लाई चेन थी वो बीच में आपको पता होगा चाइनीज़ ने लॉकडाउन कर दिया कोविड के कारण. एंड देन इसके कारण से बहुत सारी जो सप्लाई चेन्स थी वीक हो गई एंड ग्रोथ फोरकास्ट भी इस कारण से काफ़ी कम हो गए. एंड लास्ट आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिला. कुछ अच्छी चीज़ें इंडिया के रेफरेंस से हुई, जैसे कि इंडिया वॉज रिकवरिंग फ्रॉम द पैंडमिक इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन. हालांकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आ गया, इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन रिकवर्ड फ्रॉम द पैंडमिक इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. देन इंडिया का GDP ग्रोथ जो था दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट इन फाइनेंशियल 2023-24. इंडिया का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो भी काफ़ी सॉलिड बताया जा रहा है 24 के लिए. लेकिन हालांकि अभी अगर आप देखेंगे आफ्टर द SVB क्राइसिस एंड ऑल, अभी हम चूँकि सर्वे पढ़ रहे हैं इसलिए अलग कहानी है, लेकिन अगर अभी हम आप बहुत सारे जो सिलिकॉन वैली बैंक हैं इनके क्राइसिस देखें तो स्लो डाउन वाला प्रोस्पेक्ट आ रहा है. एक बहुत अच्छी चीज़ इंडिया में हुई, द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्राउडिंग इन ऑफ द प्राइवेट कैपेक्स. मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा, और इस कारण से क्राउड इन हुआ. क्राउडिंग इन हुई किसकी? प्राइवेट कैपेक्स की. तो प्राइवेट इसमें फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, ठीक है ना. रिटेल इन्फ्लेशन इज बैक विद इन द RBI's टारगेट रेंज. नवंबर 2022 की कहानी है ये. रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट पे आ गया था. इंडिया रुपी जो है वो थोड़ा ठीक परफॉर्म करने लगा था, हालांकि बहुत पीछे चला
गया था। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बॉयंट रहे, थोड़ा इंक्रीज की तरफ थे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा हुआ देखने को मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देखने को मिला। ये सारे कुछ ग्रीन शॉट्स थे जो इकोनॉमी के हुए। जो चैप्टर 1 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेंट अप डिमांड। व्हाट इज दिस पेंट अप डिमांड? तो पेंट अप डिमांड रिफर्स टू द फिनोमिना इन विच कंज्यूमर्स डिले देयर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। पेंट अप डिमांड क्या होता है? बेसिकली कई बार कुछ जो कंज्यूमर्स होते हैं अपनी परचेजिंग को डिले कर देते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या फिर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन है, एंड देन दे मेक द परचेज वंस द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिजॉल्व्ड। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स रिजॉल्व हो जाते हैं तो वो अपनी परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मेनी पीपल उन्होंने अपने घरों में रहे, लॉकडाउन के दौरान कुछ खरीदा नहीं, कुछ नहीं किया, और जैसे ही एक बार इकोनॉमी उस शॉक से बाहर आ गई उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। तो ये है पेंट अप डिमांड, दिस इज पेंट अप डिमांड, दिस वाज द टर्म व्हिच वाज देयर, आई होप यू विल रिमेंबर इट। दूसरा जो टर्म चैप्टर 1 से न्यूज़ में था वो था क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन का मतलब होता है सिचुएशन वेयर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू बढ़ जाए तो ये क्राउडिंग इन कहलाता है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब कि जब कोई चीज़ कम हो जाए बिकॉज ऑफ वन थिंग, मतलब एक चीज़ आ रही है इस कारण से दूसरी चीज़ चली गई है ना, तो क्राउडिंग आउट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जब अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, इस कारण से प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो भी बढ़ गया। सो दैट इज बेसिकली द क्राउडिंग इन इफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट और था चैप्टर 1 में जो था बेस इफेक्ट। व्हाट इज दिस बेस इफेक्ट? तो बेस इफेक्ट इकोनॉमिक्स का वो इफेक्ट है जो कि बताता है इम्पैक्ट दैट अ लो और हाई बेस ईयर हैज ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के कैलकुलेशन पे बेस ईयर में क्या ग्रोथ रेट थी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सपोज करो इफ़ द बेस ईयर हैड अ लो और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अगर बेस ईयर के दौरान लो या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी उस समय, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो इम्पैक्टेड रहेगी बाय देयर इनिशियल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सपोज करो द इकोनॉमी हैड अ वेरी लो ग्रोथ रेट ऑफ 1%। बेस ईयर के दौरान जो इकोनॉमी थी उसका केवल 1% ग्रोथ रेट था, है ना, बेस ईयर के दौरान 1% ग्रोथ रेट था। अब फॉलोइंग ईयर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इकोनॉमी ग्रो कर रही है बाय 5%, जो फॉलोइंग ईयर है उसमें ग्रो कर रही है 5%, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट रहेगा ये अभी भी कम देखा जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज इन रिलेशन टू द लो बेस ईयर। बेस ईयर में लो ग्रोथ थी, इसलिए आप 5% की भी ग्रोथ आप देख रहे हैं फिर भी वो कम मानी जा रही है, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो कि अगर किसी एक बेस ईयर में 10% की ग्रोथ थी और सब्सिक्वेंट ईयर आपको जो ग्रोथ देखने को मिली वो 5% की ग्रोथ देखने को मिली, तो अभी भी आपको ये ग्रोथ स्ट्रांग ग्रोथ मिलेगी देखने को। क्यों? क्योंकि बेस ईयर में जो ग्रोथ रेट थी ऑलरेडी 10% थी, ठीक है ना, उसके फिर 5% ज़्यादा देखने को ज़्यादा मानी जाएगी, तो इट विल बी स्टिल सीन रिलेटिवली स्ट्रांग ग्रोथ रेट बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू द हाई बेस ईयर। तो जब हाई बेस ईयर के रिगार्डिंग के रेफरेंस में आप कैलकुलेट करते हो ग्रोथ रेट और वो बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको वो हाई दिखता है, और अगर लो बेस ईयर के हिसाब से आप करते हो तो आपको लो दिखता है। तो यही आपका बेस इफेक्ट है। एक और टर्म था जो कि चैप्टर 1 में न्यूज़ में था, वो था CRAR। CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब बेसिकली इट इज मेजर विच इज यूज्ड इन इकोनॉमी टू असेस द सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ बैंक। एक बैंक की सॉल्वेंसी या स्टेबिलिटी को देखा जाता है। देखो क्या होता है, बैंक से कोई भी आदमी अगर लोन लेता है ना तो उसका रिस्क वेट निकाला जाता है, मतलब रिस्क वेट निकाला जाता है। रिस्क वेटेड एसेट्स आर द बैंक्स टोटल एसेट्स विच आर एडजस्टेड बेस्ड अपॉन देयर रिस्क लेवल। रिस्कियर एसेट्स जो है उनको हायर वेट दिया जाता है। जैसे मान लो नीरव मोदी को अगर किसी बैंक ने लोन दिया तो उसको हायर रिस्क में रखा जाएगा, अगर मेहुल चौकसी को किसी ने लोन दिया तो हायर रिस्क में देखा जाएगा, बट अगर मुझे किसी ने लोन दिया उसको लो रिस्क में देखा जाएगा, क्योंकि उनको पता है भाई सैलरी अकाउंट इसका जुड़ा हुआ है, इसका तो हम निकाल ही लेंगे किसी न किसी से, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनके लिए। तो जैसे मेरे लोन को वो लो रिस्क वेट देंगे और जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लोन दिया है उसको ज़्यादा लोन रिस्क वेट देंगे। तो हायर CRAR इंडिकेट्स दैट अ बैंक हैज़ अ लार्ज कुशन ऑफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब द पोटेंशियल लॉसेस। अब ये रिस्क वेट है,
मान लो रिस्क वेट जो है वो इसलिए दिया गया कि कल को ये रिस्की है, कल को ये वापस नहीं भी आए तो CRAR जो है बेसिकली दिखाता है कि कितना कुशनिंग है आपके पास, कितना आपके पास उस रिस्क को झेलने की हिम्मत है। मतलब आपका जितना हायर CRAR रहेगा उतना ज़्यादा आपका बैंक रेजिलियंट रहेगा, है ना। अगर आप बेसल रिफॉर्म्स पढ़ें तो उसमें 9% के आसपास का CRAR है जो कि इंडिया में मेंशन्ड है। इंडिया में CRAR की वैल्यू 9% मेंशन है, 9% से ज़्यादा आपको रखना है। तो CRAR इज essentially a measure used by regulators and market participants to evaluate a bank's financial health and risk taking capacity। तो एक तरीके से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए है। एक और टर्म था चैप्टर 1 में, वो था हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड। हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द यील्ड और इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड। याद रखिएगा, हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है इंक्रीज इन द यील्ड। याद रखिएगा, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का क्या रिलेशन होता है? बॉन्ड प्राइस जब इंक्रीज होती है तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होती है, वहीं बॉन्ड प्राइस जब डिक्रीज होती है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है आपका, याद रखिएगा। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई मान लो बॉन्ड था 100 रुपये का जो कि आपको 110 रुपये देने वाला था 1 साल बाद। अब इसकी यील्ड क्या हो गई? 10% की हो गई। अब मान लो बीच में आप मतलब बॉन्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। अब बॉन्ड की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ये 100 रुपये का बॉन्ड लोग 105 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। 105 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हुए, लेकिन यील्ड तो मतलब फाइनली मिलना तो 110 रुपये ही है। तो 105 रुपये में इसकी प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन पहले जो 10% था वो कुछ परसेंटेज घट गया ना उसका। 110, अब पहले 100 में 110 मिल रहा था, अब 105 में 110 मिल रहा है, तो यील्ड घट गई। तो देखा आपने, बॉन्ड प्राइस बढ़ा लेकिन यील्ड क्या हो गया? डाउन हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से जब डिमांड कम रहेगी तो उसका प्राइस घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो 90 रुपये में 110 मिलने लगेगा तो उसका यील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन भी याद रखना है। अब चैप्टर 1 में कुछ चार्ट्स भी थे, जैसे कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का कुछ एनालिसिस किया गया था, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड की, अगर हम स्टंट की बात करें यानी कि हाइट फॉर एज, तो वो नंबर डिक्रीज हुआ है, तो दैट्स अ गुड साइन कि नंबर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको ग्रीन शॉट ही है। पहले 38.4% थे जिनकी स्टंटेड थे, अब केवल 35.5 है। वहीं पे अगर हम देखें वेस्टेड यानी कि वेट फॉर हाइट की, अगर हम बात करें वेट फॉर हाइट की, तो वहाँ पे भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। पहले 21% थे, अब 19.3% है फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। वहीं पे अगर हम प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट की बात करें यानी वेट फॉर एज की बात करें तो 35.8 थे पहले, अब 32.1 है। दीज आर द ग्रीन शॉट्स विच वर शोन इन इकोनॉमिक सर्वे। आप याद रखेगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। ठीक है। इसके अलावा एवरेज ग्रोथ रेट जो थी हमारी 6.9% की थी, और ये जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग जो आपके मतलब फोरकास्ट टेलर्स हैं उनके रिगार्डिंग है। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर 7.3% उन्होंने बोला है, वेरियस एजेंसीज जो बोल रही हैं इंडिया की ग्रोथ रेट है ना। आप ADB का देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 7%, मूडीज़ 7%, फिच 7%, गोल्डमैन सैक्स 7%, वर्ल्ड बैंक 6.9, RBI 6.8, SBI 6.8, IMF 6.8, इस तरीके से इन्होंने वो किया है। ठीक है ना। तो ये आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दिस क्वेश्चन इज देयर। पहला सवाल है, इसमें यहाँ पे स्लो डाउन का प्रकार लिखा है और आगे इंडिकेटर लिखा है। तो स्लो डाउन के प्रकार में पहले लिखा है स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है तो अनएम्प्लॉयमेंट उसका इंडिकेटर है। दूसरा लिखा है साइक्लिकल जिसमें सप्लाई चेन का डिसरप्शन लिखा है, और डिप्रेशन जिसमें लिखा है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। स्ट्रक्चरल जो स्लो डाउन है उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन देखने को मिलेगा, एक तरीका मतलब सिम्टम टाइप का रहेगा। साइक्लिकल में सप्लाई चेन जो है नॉर्मली डिसरप्ट होंगे, तो कभी रिसेशन छोटा सा मतलब सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो आपका डिप्रेशन का साइकिल है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये दैट इज़ गुड ऑल्सो। डिप्रेशन मतलब कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ राइट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस चैप्टर 1। आगे मूव करते हैं, चैप्टर 2 में हम आते हैं। चैप्टर 2 है इंडियाज़ मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर की समरी आपको पॉइंट वाइज बता दूँ।
सबसे पहला पॉइंट देखो, इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट वाइड रेंजिंग स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स दैट स्ट्रेंथेंड द इकोनॉमीज फंडामेंटल बाय इनहैंसिंग इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। तो 14 से 22 के बीच में बहुत सारे हमने स्ट्रक्चरल एंड गवर्नमेंट्स रिफॉर्म किए हैं जिसमें इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट है इसलिए अपने ईयर्स को ज़्यादा उन्होंने किया है। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि जो इनका इन्फेसिस था वो ईज़ ऑफ लिविंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में था, और वो उसकी रैंकिंग से भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा को पार्टनरिंग विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये सारी चीज़ें कोशिश की गई। देन क्रेडिट बूस्ट भी देखने को मिला, क्रेडिट बूम भी देखने को मिला। एंड इसके अलावा Indian economy also is well placed to grow faster in the coming decade once the global shocks of the pandemic and commodity price के जो hikes हैं वो जैसे ही हटेंगे इंडियन इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगेगी। इसके अलावा बताया कि इसमें कि इंडिया की जो बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल दिस थिंग्स वर देयर। अब ये रिफॉर्म्स थे कौन कौन से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो 1991 के रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज खत्म किया गया, एंट्री रिस्ट्रिक्शन सिंप्लीफाई किए गए थे, FDI लाया गया था उस साल पहली बार, करंट अकाउंट जो था उसको फुल्ली कन्वर्टिबल बनाया गया, कैपिटल अकाउंट को पार्शली कन्वर्टिबल बनाया गया। फिर 98 से 2002 के बीच में भी रिफॉर्म्स किए गए जिसमें FDI को इनकरेज किया गया। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में लाई गई, टेलीकॉम रिफॉर्म्स के कारण IT सेक्टर में बूम हुआ। फिर इसके अलावा डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, FRBM एक्ट 2002 में लाया गया, सरफाएसी एक्ट 2002 में लाया गया, ठीक है ना। इसके अलावा अभी अगर आप देखें प्रेजेंट फोकस जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे है, ईज़ ऑफ लिविंग पे है, जिसमें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर इसके अलावा ऑथर ने अलग अलग इसमें आपको मतलब स्टेजेस भी बताए हैं, रिफॉर्म्स के फेजेस भी बताए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम केस में बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट है, रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर रहे हैं, रेलवेज़ का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम में हम हिंटरलैंड्स को जोड़ रहे हैं, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जो हमने ऊपर बात की तो उसके लिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लाए गए, माइक्रो इरिगेशन फंड्स लाया गया, कृषि कल्याण योजना लाई गई। इसके अलावा नेशनल ई मार्केट प्रोग्राम, ई नाम स्टार्ट किया गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लाया गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी में 14 के बाद से देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 1998 से 2002 के बीच में क्या क्या शॉक्स थे इकोनॉमी को, और 14 से 22 के बीच में क्या क्या शॉक्स थे, ये दिए हैं उस चार्ट में, तो याद रखेगा। 98 से 2002 के बीच में जो शॉक्स थे उसमें न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग हमने पोखरण में की 1998 में, तो इस कारण से बहुत सारे सैंक्शंस लगे, दैट वाज द फर्स्ट शॉक। बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर जो था उसमें आपको बहुत सारा बैलेंस शीट में इशू देखने को मिला, सक्सेसिव ड्रॉट्स 2 आ गए, टेक्नोलॉजी बस्ट हुआ, US रिसेशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अब 9/11 हुआ है ना, 9/11 हुआ 2001 के टाइम पे, तो ये भी चीज़ें थी। 14 से 22 के बीच में अगर हम देखें क्या क्या शॉक्स थे, तो बैंकिंग में बहुत सारे शॉक्स देखने को मिले, है ना, जैसे डीमोनेटाइजेशन भी एक शॉक ही था वैसे, इसमें लिखा नहीं है हालांकि। इसके अलावा NPA जो है, बैलेंस शीट क्राइसिस, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस जो थी वो देखने को मिला, पैंडमिक आ गया, फिर इसके अलावा वॉर चल गया यूक्रेन में, इस कारण से जो पूरा ग्लोबली टाइटनिंग देखने को मिला, टाइटनिंग मतलब कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब 1998 से 2002 के बीच में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या किए गए, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किए गए, है ना, प्राइवेटाइजेशन किया गया, असेट रिकवरी फॉर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब बनाया गया। FRBM एक्ट लाया गया जिसमें कहा गया कि भाई आपको 3.5% से ज़्यादा आपको 3% से ज़्यादा आपको नहीं खर्च करना है, लोन लेना, मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी क्या क्या किए गए, तो यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन के थ्रू, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, GST लाया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, वैक्सीन्स का रोल आउट किया गया, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब लाया गया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड
कुछ टर्म्स भी थे इस चैप्टर में, जैसे कि इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, IRGD, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल. अब इट इज़ अ मेजर विच इज़ यूज टू कंपेयर द इंटरेस्ट रेट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ऑफ द टू कंट्रीज. IRGD से क्या करते हैं अपन, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल होता है ये, जिसमें दो कंट्रीज के बीच के इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कंपेयर करते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ग्रोथ रेट ऑफ वन कंट्री फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट कंट्री एंड देन कंपेयरिंग इट टू द सेम कैलकुलेशन ऑफ द अदर कंट्री. फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं यहाँ पे, एक कंट्री है जिसमें सब इंटरेस्ट रेट 3% है, इकोनॉमिक ग्रोथ 2% है. कंट्री बी का इंटरेस्ट रेट 2% है, इकोनॉमिक ग्रोथ 4% है. तो IGRD जो रहेगा कंट्री ए का वो रहेगा 1%, क्योंकि 3 - 2, एंड IRGD जो दूसरी कंट्री के लिए रहेगा वो -2% रहेगा. अब पॉजिटिव IRGD इंडिकेट्स दैट कंट्रीज इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. अगर पॉजिटिव IRGD है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर है इकोनॉमिक ग्रोथ से, और इस कारण से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट आपका हायर है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, मतलब कि आप अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को. और वहीं पर अगर आपका निगेटिव IRGD है, इसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हायर है इंटरेस्ट रेट से, तो ये वहाँ से डोमेस्टिक स्पेंडिंग होगी. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस बेसिकली, फॉरवर्ड लिंकेज की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रीज दैट यूज इट्स आउटपुट एज एन इनपुट इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रीज दैट यूज इट्स आउटपुट एज एन इनपुट इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, इज अ फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, बिकॉज इट यूजेज स्टील एज द की इनपुट, है ना, स्टील को इनपुट के रूप में यूज करें, इसलिए जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इट इज अ फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना. एंड देयरफॉर एनी चेंज इन द डिमांड ऑफ कार्स विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ स्टील एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू ऑफ द स्टील इंडस्ट्री एज वेल. बैकवर्ड लिंकेज की अगर हम बात करें, रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज दैट सप्लाई इट विद द इनपुट्स फॉर इट्स प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड लिंकेज है फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री इज द बैकवर्ड linkage for the automotive industry, तो याद रखेगा. So that was chapter number 2 which we discussed. So these are the two chapters that we discuss in this video. We will back with again another video जहाँ पे हम chapter 3 and chapter 4 discuss करेंगे. So I hope you got clarity. Thank you and have a nice day.